नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस लेक्चर में हम मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 3 में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, मैकियावेली ये पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्तमान में हम हमारी जो द्वितीय यूनिट है, सेक्शन बी जो है, उसमें हम हॉब्स पढ़ रहे हैं। समझौतावादी हॉब्स का अध्ययन कर रहे हैं। हॉब्स में हम हॉब्स का जीवन परिचय, हॉब्स के मानव स्वभाव संबंधी, हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी और प्राकृतिक अधिकार व प्राकृतिक कानूनों के संबंध में जो हॉब्स के विचार थे वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को देखेंगे। देखिए, मैंने पहले बताया था कि सामाजिक समझौता सिद्धांत को समझने से पहले हमें उसके मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था को समझना पड़ेगा, क्योंकि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है वो इसी पर आधारित है। उसने मानव का स्वभाव स्वार्थी, आत्म केंद्रित, एकाकी बताया और फिर उसी के अनुरूप उसने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया, जो बिल्कुल अराजकता की स्थिति थी, भयावह थी। शक्तिशाली निर्बल जो व्यक्ति होते थे उनको मार डालते थे, तो ऐसी अवस्था थी। और अब इस अवस्था में जिसमें लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं था, लोगों को निरंतर असुरक्षा का भाव रहता था, भयभीत रहते थे, तो ऐसी जो अवस्था है इसमें एक ऐसी संप्रभु सत्ता की आवश्यकता थी जो इस प्राकृतिक अवस्था में शांति स्थापित कर सके, प्राकृतिक कानूनों को लागू कर सके और लोगों के जीवन की सुरक्षा कर सके। इसलिए हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से एक ऐसे संप्रभु राज्य की स्थापना की जो प्राकृतिक अवस्था की इन असुविधाओं को दूर कर सके। तो चलिए सामाजिक समझौता शुरू करते हैं। सामाजिक समझौते में सबसे पहले हम सामाजिक समझौते के कारण, सामाजिक समझौते के स्वरूप और उसके पश्चात सामाजिक समझौते की विशेषताएं और तत्पश्चात हम उसकी आलोचनाएं देखेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक समझौते के कारण देख लेते हैं। प्राकृतिक अवस्था में निरंतर संघर्ष की स्थिति थी, मनुष्य चिंतित रहता था और इसी चिंता के परिणाम स्वरूप मनुष्य ने अपनी बुद्धि और विवेक से यह सोचा कि आत्मरक्षण के लिए इस अराजक दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी, कुछ कठिनाइयां थी और उन्हीं के कारण होब्स के अनुसार राज्य की स्थापना या उत्पत्ति होती है। तो राज्य की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण हैं। पहला जो कारण है वो है प्राकृतिक अवस्थाओं में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था की जा कर सके। दूसरा कारण है कि प्राकृतिक अवस्थाओं में प्राकृतिक कानून तो थे, पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, यानी कोई व्याख्याकार नहीं था विधि का। इसलिए लोग जो थे वो अपने मनमाने तरीके से कानूनों का अर्थ लगाते थे, मनमाने तरीके से उनकी व्याख्या करते थे। इसीलिए एक ऐसे विधि व्याख्याकार की आवश्यकता थी जिसकी संप्रभु सत्ता हो। तीसरा कारण है प्राकृतिक अवस्था में ये जो प्राकृतिक नियम थे, 19 प्राकृतिक नियम होब्स ने बताए हैं, इन प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी। अपने स्वार्थ से वशीभूत होने के कारण लोग जो है उनका उल्लंघन करते थे, जिससे उनमें क्या होता था, आपस में संघर्ष उत्पन्न होता था। इस स्थिति के निवारण के लिए एक संप्रभु सत्ता की आवश्यकता थी जो इन प्राकृतिक नियमों का पालन करवा सके। चौथा कारण जो है वो है प्राकृतिक कानूनों का पालन
लगातार तभी हो सकता है जब उनका उल्लंघन करने पर उचित दंड दिया जा सके, यानी कोई दंड शक्ति हो, दंड देने वाली शक्ति हो। यानी एक ऐसी संप्रभु सत्ता की आवश्यकता थी जो लोगों को इनके उल्लंघन पर दंड दे सके। तो ये थे कुछ प्राकृतिक अवस्था की असुविधाएं जिनके कारण समझौता करना पड़ा। सामान्य सी भाषा में हम कहें तो पहली, अराजकता की स्थिति। दूसरा, जो कानून थे उनकी कोई व्याख्या करने वाला नहीं था। तीसरा, उनको लागू करवाने वाला नहीं था। और चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है कि इन कानूनों के उल्लंघन पर कोई दंड देने वाली सत्ता नहीं थी। इसलिए एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता थी जो इन असुविधाओं को दूर कर सके। इसीलिए लोगों ने आपस में एक समझौता किया। आगे है सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति, यानी राज्य का स्वरूप कैसा था, कैसे समझौता किया, वो हम देख लेते हैं। प्राकृतिक अवस्था में जो अराजकता की स्थिति थी उससे छुटकारा पाने के उद्देश्य से होब्स के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता यानी एक संविदा या एक अनुबंध या एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कुछ भी कह सकते हैं आप इसके लिए, कहीं आपको समझौता, कहीं संविदा, कभी अनुबंध, कहीं कॉन्ट्रैक्ट शब्द मिलेगा। तो आपस में मनुष्य ने इस अराजकता से छुटकारा पाने के लिए एक समझौता किया ताकि इस अराजकता से शांत किया जा सके। और प्रत्येक जो व्यक्ति है वो इस आशय की शपथ लेता है, महत्वपूर्ण कथन है कि सभी व्यक्ति ये शपथ लेते हैं कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ या स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वशासन का अधिकार छोड़ देगा। तो इस प्रकार सभी व्यक्ति शपथ लेते हैं कि हम अपने जो अधिकार हैं वो इस संप्रभु सत्ता को देते हैं कि बाकी सब भी जो है वो अपने अधिकार इसको सौंपे। ऐसा करने पर सारा जो जन समुदाय है वो एक शक्ति में संयुक्त हो जाता है, एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है। इसे राज्य या लैटिन भाषा में उन्होंने नगर सिविटा कहते हैं। इससे पहले समाज और राज्य की कोई सत्ता नहीं थी, यानी सामाजिक समझौते से पहले ना कोई समाज था ना कोई राज्य नाम की संस्था थी। इस तरह जब सभी मनुष्य समझौते की प्रतिज्ञा करते हैं तो समझौता करने वाले व्यक्तियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। यानी समझौते के परिणाम स्वरूप जिसकी उत्पत्ति होती है वो राज्य की उत्पत्ति होती है, जिसको सभी व्यक्ति अपने अधिकार सौंप देते हैं। और इसे होब्स ने लेवियाथन की संज्ञा दी है। और ये जो लेवियाथन है वो एक मानव देव की भांति है जो लोगों की, जनता की शांति व रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ है। राज्य का स्वरूप, ये जो समझौता है इसके परिणाम स्वरूप होब्स जो है एक ऐसी दमनात्मक शक्ति की सृष्टि करता है जो इससे पूर्व नहीं थी। एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति सत्ता बनाता है जो इससे पहले नहीं था। और इसके माध्यम से वो दो कार्यों की पूर्ति करता है। पहले वो एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है और दूसरा वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिससे मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक निरंकुश संप्रभु का निर्माण करते हैं। यानी मनुष्य अपने सभी जो मनुष्य हैं, ये जो राज्य है वो समझौते के द्वारा उनको ये आश्वासन देता है सभी मनुष्यों को कि वो बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। यानी ये जो निरंकुश संप्रभु होगा वो लोगों की बाह्य व आंतरिक शत्रुओं से पूर्णतः रक्षा करेगा। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब सभी मनुष्य राज्य की आज्ञाओं का पालन करें और राज्य की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय में परिवेष्टित कर दी जाए। ऐसा जो व्यक्ति है वो ही सबकी इच्छाओं को एक शक्तिशाली इच्छा के रूप में परिवर्तित कर सकता है, जिसे होब्स ने, इस संप्रभु को होब्स ने क्या संज्ञा दी है, लेवियाथन, जो पूर्ण रूप से निरंकुश है, पूर्ण रूप से निरंकुश संप्रभु है। तो आगे वो बताता है कि ये जो संप्रभु होगा इसके आदेश ही कानून है और उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है। प्रभु सत्ता को लोगों पर असीम अधिकार प्राप्त होते हैं। लोगों का एकमात्र कार्य क्या है, संप्रभु के आदेशों का पालन करना।
ठीक है, यानी ये जो संप्रभु है, ये जो आदेश देगा वो ही क्या होंगे, कानून माने जाएंगे। और लोगों का काम सिर्फ इतना सा है कि वो संप्रभु के जो आदेश है उनका पालन करें। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समझौते के बाद समाज एवं राज्य का प्रादुर्भाव होता है तथा समाज और राज्य में कला, साहित्य, विज्ञान, व्यापार आदि का भी श्री गणेश होता है। अब हम देखते हैं होब्स के सामाजिक समझौते की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि होब्स का जो सामाजिक समझौता है वो सामाजिक है, शासकीय नहीं है। मतलब शासकीय जो अनुबंध होता है उसमें शासक और शासितों दोनों के मध्य समझौता होता है, यानी एक शासक होता है और एक शासित पक्ष जो होता है वो शासित होते हैं, जिनके ऊपर शासन किया जाना है, उन दोनों के मध्य समझौता होता है। लेकिन होब्स का जो समझौता है वो राज्य और प्रजा के मध्य नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के मध्य है। यानी राजा जो है वो समझौते का पक्ष नहीं है, वो तो एक अलग ही है। समझौता किसने किया है, लोगों ने किया है आपस में, ठीक है। तो शासक जो है वो समझौते का पक्ष नहीं है, इसलिए इसको सामाजिक समझौता कहा जाता है, शासकीय समझौता नहीं। अगले जो विशेषता है वो शासक समझौते का पक्ष नहीं है। मैंने बताई दिया आपको कि शासक या संप्रभु सत्ता है जो है वो किसी भी रूप में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं है समझौते में। अतः वह जो भी कुछ करता है उसके लिए वह किसी के भी प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होता, वो पूर्णतः क्या होता है, निरंकुश होता है। तीसरी विशेषता है कि उद्देश्य जो समझौता है उसके परिणाम स्वरूप जिन उद्देश्यों की रचना हुई है वे समझौते के अंग मान लिए गए हैं, और इसका अर्थ ये है कि जब तक उनकी पूर्ति होती रहेगी तब तक समझौता जारी रहेगा। यानी जिन उद्देश्यों की पूर्ति से समझौता किया गया है, किन उद्देश्यों की पूर्ति से, कानूनों का कठोरता से लागू करवाया जाए, लोगों के जीवन की सुरक्षा की जाए, तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य की स्थापना की है। जब तक ये उद्देश्य पूरे होते रहेंगे तब तक समझौता भी जारी रहेगा। अगली विशेषता है, ये जो समझौता है मनुष्य के भय पर आधारित है। हिंसा जनित मृत्यु का भय ही मनुष्य को समझौता करने के लिए बाध्य करता है। अगला है, शासक जो है वो सर्वोच्च विधायक होता है, यानी उसके जो आदेश हैं वो ही कानून माने जाएंगे। अगली है, प्राकृतिक अवस्था में एकाकी रहने वाला जो व्यक्ति है वो एक समाज का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे एक सामाजिक समझौता है कि समझौते के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, एक समाज का निर्माण भी होता है, इसलिए इसे सामाजिक समझौता भी कहा जाता है। तो ये जो है सामाजिक समझौते की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आगे हम होब्स के सामाजिक समझौते की आलोचना देख लेते हैं। पहली विभिन्न जो विद्वान हैं उनके द्वारा होब्स के सामाजिक समझौते की आलोचनाएं की गई हैं और उनके कुछ तर्क दिए गए हैं जो निम्न है। पहला है कि होब्स का जो सामाजिक समझौता है उसमें मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण किया गया है। होब्स ने मानव स्वभाव का दोषपूर्ण, एकाकी और निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। अर्थात वो मनुष्य को पूर्णतः घोर स्वार्थी, कपटी और क्रूर बतलाता है, जबकि मानव जो होता है उसमें ठीक है कि एक पक्ष उसका ये हो सकता है, नकारात्मक पक्ष उसका हो सकता है कि वो घोर स्वार्थी है, कपटी है, क्रूर है, लेकिन उसमें दूसरा पक्ष भी होता है। अर्थात मनुष्य जो है उसमें सहानुभूति भी होती है, उदारता भी होती है, दयालुता, परोपकार, प्रेम आदि जैसे मानवीय गुण भी उसमें पाए जाते हैं। और होब्स ने इस पक्ष की पूर्णतः क्या की है, उपेक्षा की है। इसलिए कहा जाता है कि होब्स ने मानव का केवल एक पक्षीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, और इसलिए होब्स का मानव स्वभाव संबंधी जो विचार है वो पूर्णतः दोषपूर्ण है। दूसरी आलोचना की जाती है उसकी प्राकृतिक अवस्था के ऊपर है। होब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः अस्वाभाविक है, असत्य है, अनैतिहासिक है। उसने प्राकृतिक जो दशा है उसमें मनुष्य के एकाकी और ऐसी दशा में रहता है जिसमें हत्या, हिंसा, छल कपट और का साम्राज्य रहता है, और कोई समझौता नहीं होने से मनुष्य पूर्णतः असामाजिक होता है। और फिर वो कहता है कि उसकी प्रवृत्ति में एकाएक ऐसे परिवर्तन कैसे आ गया कि वो समझौता कर लेता है और अराजकता और अव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदल दिया।
तो इस तरह से उसकी अस्वाभाविक, यानी समझौते से पूर्व तो मनुष्य ऐसा था कि हत्या और छल कपट जैसा था, और तुरंत उसमें ऐसी बुद्धि और विवेक उत्पन्न हो गया कि उसने एक समझौता किया, और समझौते के परिणाम स्वरूप वो इतना सभ्य बन गया, इतनी सुव्यवस्था उसने स्थापित कर ली। तो ये बिल्कुल ही अस्वाभाविक लगती है, अनैतिहासिक भी लगती है। अगली उसकी आलोचना की जाती है कि प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की जो उसने मान्यता प्रस्तुत की वो असंगत है। प्राकृतिक दशा का वर्णन करते हुए होब्स ये प्रतिपादित किया है कि उसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त थे जिनका रूप प्राकृतिक होता है। अराजकतापूर्ण प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार हो सकता है, यह न कह जाना ही बुद्धि संगत है। यानी ऐसी अराजकता की स्थिति में भी लोगों को कोई प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, ये बहुत ही असंगत लगता है, बिल्कुल भी बुद्धि संगत नहीं लगता है। अगली उसकी आलोचना की जाती है अतार्किक। उसकी ये जो धारणा है कि मनुष्य आदिम समाज में एकाकी रहता है, उसको ये ज्ञात नहीं होता है कि मनुष्य में सामाजिक जीवन के तत्वों का कभी अभाव नहीं रहा। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि व्यक्ति कभी इस प्रकार अकेले रहा ही नहीं, वे किसी न किसी प्रकार से समाज में रहते आए। यदि हम इतिहास को खंगालें तो हम देखने को मिलेगा कि मनुष्य कभी ऐसा एकाकी अकेला रहा ही नहीं, वो तो हमेशा समाज बना करके मिलजुल करके रहे हैं। तो ये अतार्किक धारणा प्रस्तुत होती है। और अंतिम जो आलोचना की जाती है वो है निरंकुशता का समर्थन। होब्स के द्वारा जो स्थापित शासन है, राज्य है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वो पूर्णतः निरंकुश है। उस पर न तो कानून का अंकुश है, न ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई अंकुश है। तो होब्स जो है उसने एक ऐसे लेवियाथन, ऐसे पूर्णतः निरंकुश सत्ता की स्थापना कर दी जिससे मनुष्य जो है वो पूर्णतः दासता की स्थिति में आ जाएंगे और उनकी स्थिति सुधरने की अपेक्षा क्या हो जाएगी, और अधिक बिगड़ जाएगी। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं, और इन आलोचनाओं के बावजूद होब्स का जो सामाजिक सिद्धांत समझौता है वो सत्य प्रतिपादित किया है कि राज्य न तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न दैवीय संस्था है, न ही प्राकृतिक विकास का परिणाम, वरन वो तो मानव निर्मित एक कृत्रिम संस्था है, और जिससे व्यक्ति द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस राज्य को बनाया है। अतः उसके लिए राज्य साध्य की ओर ले जाने वाला एक साधन मात्र है, न कि साधन मात्र है, स्वयं में साध्य नहीं है। होब्स की ये जो धारणा है इसकी विभिन्न विद्वानों ने आलोचना की है, लेकिन फिर भी होब्स जो है अपने आगे के जो विचारक हुए उनके लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में सिद्ध हुआ है, और कहीं ना कहीं राज्य संबंधी जो चिंतन है, राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो विभिन्न सिद्धांत हैं, उसमें होब्स का भी एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये था होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। धन्यवाद।